आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we started the next chapter that is biotechnology. ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं मोस्टली because all the work is nowadays happening at molecular level and many genes are involved in this technology. So we just have an overview of how the genes were can be separated and उसको हम किस तरीके से रिकम्बाइन कर सकते हैं। हमने देखा था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि कैसे आप एक नया कम्बिनेशन बनाते हैं बाय पुटिंग अ फॉरेन डीएनए फॉरेन जीन्स इनटू होस्ट बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। सीजर्स, अब देखिए नॉर्मल सीजर से तो हम जीन्स को डीएनए को कट नहीं कर सकते, सो वी नीड सम मॉलिक्यूलर सीजर्स ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ से कट किया जा सके। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर कैरियर और द वेक्टर। ठीक है, फिर हमने एक डायग्राम देखी थी कि जिसमें वहाँ पर हमने उसके प्लाज्मिड के अंदर उसके जीन को हमने ट्रांसफ़र किया। आपने वो लेक्चर कल का देखा था जो मैंने आपसे शेयर किया है? No, ma'am. क्यों? मैम आज देख लेंगे। मॉलिक्यूलर कैरियर्स जैसे कि प्लाज्मिड वगैरह होता है, उसके अंदर उसी जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर उसी प्लाज्मिड को किसी वेक्टर या ऐसे किसी एक सिस्टम में, यानी कि किसी बैक्टीरिया वगैरह में या किसी दूसरे एनिमल में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर वो जीन एक्सप्रेस कर सके, खुद को शो कर सके। अगला आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट अ जीन। जीन को निकालने के, जीन्स को सेपरेट करने के क्या तरीके हैं। सो देयर आर 3 पॉसिबल वेज। अब आप इसको सिंपली ध्यान में रखेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है कि जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, ठीक? या तो हम इसको क्रोमोसोम से सेपरेट कर लेंगे। टू सिंथेसाइज इट केमिकली, अगर आप केमिकल्स डालकर, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड वगैरह डालकर आप उसको केमिकली जीन को बना लें। या तीसरा तरीका ये होता है कि टू मेक इट फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यानी कि मैसेंजर आरएनए से वहाँ से जब हम डीएनए लेते हैं, ठीक है, अभी हमने पिछले अपने टॉपिक में पढ़ा था ना, इसमें ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि कैसे डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है मैसेंजर आरएनए में। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे तो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए से डीएनए, और डीएनए बेसिकली क्या है, इट कंटेन्स जीन्स। ठीक है, तो यूँ इस तरीके से देर आर 3 पॉसिबल वेज टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक तो हम उसको क्रोमोसोम से सेपरेट कर लें, एक हम उसे केमिकली बना लें, तीसरा तरीका क्या है कि हम उसको मैसेंजर आरएनए से लें। So genes can be isolated from the chromosome by cutting the chromosome on the flanking side of the genes using special enzymes known as restriction endonucleases। अच्छा, इस टर्म पे हमेशा एग्जाम में आ जाता है डिफाइन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सो अगर आप इसको नेम से समझने की कोशिश करें, एक इसके एंड पर हमेशा न्यूक्लियसेस यानी कि ये एंजाइम्स हैं। पहली तो बात ये, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी लगा देना या वहाँ पर रोक देना या उसको कट कर देना। रिस्ट्रिक्शन यानी कि कटिंग के लिए जो चीज़, एंडो यानी कि जो दरमियान में है, न्यूक्लियसेस यानी कि न्यूक्लियस के या जो न्यूक्लिक एसिड के लिए जो भी एक सब्सटेंस के लिए आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ये ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वी कैन आइसोलेट जीन्स फ्रॉम द क्रोमोसोम। So genes can be isolated from the chromosome by cutting the chromosome on the flanking side। Flanking side वो होती है कि जो उसकी, आप ये देख रहे हैं जैसे दरमियान में एक खास स्पेसिफिक साइड्स हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आपको हेलिकल केस नज़र आ रहा है, डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल इस जगह पर इसके कट लगाना चाहें तो आप ये देखें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप इसकी जगह पर कट डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है कि खास पॉइंट पर जाकर इस दोनों डबल स्ट्रैंडेड को यहाँ से कट कर देता है और इसके ये एक्सपोज हो जाते हैं स्टिकी एंड्स, यानी कि ये ज़ाहिर है तो फिर भी ये सेपरेट तो नहीं रह सकते। इन्होंने अपने साथ कोई ना कोई मतलब ज़ाहिर है ए के आगे टी आता है और टी के आगे ए ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जी होता तो जी के आगे सी आना था, तो ये इनको अपना न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है स्टिकी एंड। सो दैट इज़ वाई ये एक्सपोज हो जाते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, दीज आर द एंजाइम्स जिसकी हेल्प से वी कैन आइसोलेट द जीन्स फ्रॉम क्रोमोसोम। क्लियर है, पॉइंट समझ आ रहा है?
Yes, ma'am. Okay, another very common method of, अच्छा, if however the genes are small, अगर तो genes बहुत छोटे हैं, जाहिर है कि आप उसको नहीं काट सकते इस तरीके से enzymes के साथ, they can also be synthesized in the laboratory. laboratory में आप इसको यूं chemicals की help से synthesize कर सकते हैं. Another very common method of getting the gene is to synthesize it in the laboratory from messenger RNA using reverse transcriptase. ठीक है, आपको अगर अपना वो पिछले जो चैप्टर का हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, सेंट्रल डोगमा वाला, जिस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे हाउ information present in the DNA is transferred to make messenger RNA and then प्रोटीन. तो आपने वहाँ पर दो स्टेजेस देखी थी कि पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है और मैसेंजर आरएनए से देन प्रोटीन. आपको याद है वो टॉपिक या नहीं याद? जी, वो टॉपिक याद है? ये वाला मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ. ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात ये कर रही हूँ कि ये डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से देन ट्रांसलेशन होती है और यूं ही प्रोटीन बनाई जाती है. तो अभी हम बात कर रहे थे कि आप इसको अपने जीन को सिंथेसाइज करना है, तो मैसेंजर आरएनए से वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यू कैन सिंथेसाइज जीन और यू कैन सिंथेसाइज डीएनए. बात समझ आ रही है आपको? अब Yes, कि ma'am. कैसे आप मैसेंजर आरएनए से जीन की सिंथेसिस कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. कि पहला पॉइंट क्या है कि इस तरीके से आप इसको पहले तो क्रोमोसोम से सेपरेट कर लें. दूसरा पॉइंट, आप इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लें. तीसरा पॉइंट क्या है कि आप इसको मैसेंजर आरएनए से उसको आप वहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप इसको वहाँ से सिंथेसाइज कर लें. ठीक है, देन ये तीनों पॉइंट आपने समझ लिए यूजिंग द एंजाइम. कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री डीएनए. अच्छा, जिस डीएनए को आप बनाते हैं ना वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस डीएनए को कहा जाता है कंप्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा मॉलिक्यूलर सीजर्स. मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होती हैं? यही जो ऊपर हमने टर्म पढ़ी थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसी का ही दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर, यानी कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर इसको अच्छा, ये इसको आप म्यूट करते हैं. मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होती हैं जी? आपको नाम से शो हो रहा है, यानी कि वो वाली सीजर्स के जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर अपना काम करती हैं. एक तो पहली बात तो ये कि नेचुरल एंजाइम्स हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया में होते हैं. विच दे यूज फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस. ठीक है, जाहिर है बैक्टीरियोफेज, अभी आज हमने फर्स्ट ईयर के टॉपिक में पढ़े थे कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? द वायरसेस विच कैन अटैक ऑन बैक्टीरिया. अब यही वाले वायरसेस जब क्या करते हैं कि बैक्टीरिया पे आकर अटैक करते हैं, तो बैक्टीरिया खुद अपना बचाव कैसे करते हैं? वो इन एंजाइम्स की हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर्स या आप कह लें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उन वायरसेस को तोड़ देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, उनका कट डाउन द डीएनए, उनका उनका वायरल डीएनए तोड़ देते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि वो वायरस का डीएनए फिर उस बैक्टीरिया को डैमेज नहीं कर सकता होता. लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस है, इनको अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हार्म नहीं पहुंचाते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. सो दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस. मैंने आपको बताया कि जो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? पाबंदी लगा देना, रोक देना. ठीक, तो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब इनकी आइसोलेशन कब हुई? 1970s में एक साइंटिस्ट था हैमिल्टन ओ स्मिथ एट जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी. ठीक है, यूएसए की यूनिवर्सिटी है. ही आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये पहली दफ़ा जो बैक्टीरियल एंजाइम सामने आया, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट वाज इन 1970s. Bacteria produce a variety of such restriction enzymes which cut the DNA at very specific site characterized by special sequence of the
4 or 6 nucleotide arranged symmetrically in reverse order. अच्छा, अब बड़े इंटरेस्टिंग बात ये है कि बैक्टीरिया कैसे अपने ये अंदर ये एंजाइम्स बनाता है, और ये एंजाइम देखिए ना, वायरस भी तो इतनी वैरायटी के हैं, इतनी डिजीज काजिंग वायरसेस हैं। उन वायरस के डीएनए को तोड़ना और अपने डीएनए को वो ये एंजाइम्स कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसकी पॉसिबिलिटी तभी मुमकिन है कि ये जो एंजाइम्स हैं, ये भी एक ख़ास सीक्वेंस रखते हों न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, देखिए ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने अंदर एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रखते हैं, ऐसी तरतीब रखते हों कि वो बस वायरस के ही आने वाले डीएनए को या आरएनए को तोड़ सके, वो बैक्टीरिया के अपने डीएनए को डैमेज नहीं कर सकता। ठीक, सो बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन। अब बैक्टीरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, नंबर में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं विच कट द डीएनए वेरी स्पेसिफिक साइट। तो स्पेसिफिक साइट मतलब एक ख़ास मखसूस जगह पर जाकर, वायरस के जगह पर जाकर उसको कट करता है। और वो कैसे मखसूस जगह कैसे स्पेशलाइज होती, कैसे इसको बनाया जाता है? बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 4 और 6 न्यूक्लियोटाइड। उसमें इस एंजाइम के अंदर ही एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और सिमेट्रिकली इन द रिवर्स ऑर्डर, और वो उल्टे मतलब ना उल्टे सीक्वेंस में होता है। ये जो सीक्वेंस में ये पाया जाता है, सच सीक्वेंसेस आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि इस रिवर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड इन रिवर्स ऑर्डर पाए जाते हैं, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो फॉर मोर देन 400 सच एंजाइम्स हैज बीन आइसोलेटेड। ये मल्टीपल चॉइस के वाले से इंपॉर्टेंट है कि कितनी तरह के रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियसेस अब तक आइसोलेट किए जा चुके हैं। सो नाउ अप टिल मोर देन 400, 400 से ज़्यादा तादाद में ये एंजाइम्स दे हैव बीन आइसोलेटेड। उनमें से भी 20 आर फ्रीक्वेंटली यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनमें से जो 20 हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जो डीएनए की टेक्नोलॉजी है, हम इस पे काम कर रहे होते हैं। हम बैक्टीरिया के डीएनए, वायरस के डीएनए, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के हम सिस्टम्स बनाते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इनमें से 20 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये तकरीबन इस्तेमाल होते हैं हमारी आजकल की टेक्नोलॉजी में। अच्छा, अब क्या है कि इको आर वन कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि ये तो एक इको आर वन एक हमारे इसका एंजाइम का नाम है। ठीक है, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसको आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था। अगर आप अपनी बुक देख लें फर्स्ट ईयर की, तो वहाँ पर ये मेंशन है एस्केरिकिया कोलाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, और इस एंजाइम को हमने नाम दे दिया इको आर वन। ये एक मशहूर तरीन कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका काम क्या है? इट कट्स द डबल डीएनए when it has the sequence of the base at the cleavage site, यानी कि जब इसका अपना एक ख़ास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का। बेसिस की जब बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस की बात हो रही होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक, कि जब इसके अंदर एक ख़ास सीक्वेंस होता है और उसको आप एट द क्लीवेज साइट, जहाँ पर आप उसको तोड़ना चाहते हैं, यानी कि देखिए ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर वन, आप इसको यहाँ पर क्लीवेज साइट पर जाके उसको लाकर रखेंगे तो क्या करेगा? ये इस जगह को जाके यहाँ से दरमियान से तोड़ देगा। So now notice there is now a gap into which a piece of foreign DNA can be placed. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक गैप बन चुका है, यहाँ पर आप इसी के न्यूक्लियोटाइड्स वाला, ठीक है, टी वाला फॉरेन डीएनए आप यहाँ पर आके अटैच कर सकते हैं। सो जिसकी वजह से आपको ये नजर आ रहा है कि ये स्टिकी एंड्स बन गए, यानी कि नाउ दे आर एबल टू अटैच विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, इफ इट एंड्स इन द बेसिस कंप्लीमेंट्री टू दोज एक्सपोज बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ये वाले कंप्लीमेंट्री, ये वाले एंड्स एक्सपोज किए हैं, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी। अब अगर कोई ऐसा आता है न्यूक्लियोटाइड के जिसके यहाँ पर टी हो, ठीक है, सॉरी ए हो, इधर भी ए हो, जिधर टी हो इधर टी, यानी कि टी वाला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर आता है। क्या? टी। इसी तरीके से यहाँ पर आता है टी वाला, यहाँ पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा कि इसके एंड्स जो होते हैं यहाँ पर ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे, ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला गैप फिल कर सकते हैं बाय पुटिंग अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए।
अच्छा, द सिंगल स्ट्रैंडेड बट कंप्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, फिलहाल तो ये सिंगल है ना, ये तो अटैच नहीं हुए, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है बट कंप्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द टू डीएनए, अब देखिए ये तो एक्चुअली तो ये कंप्लीमेंट्री है ना, ये अभी भी आगे साथ ऐड हो सकता है, अटैच हो सकता है, क्योंकि ए के आगे ये टी लग सकता है, फिर आगे ए के आगे फिर टी लग सकता है, यहाँ पर टी के आगे ए लग सकता है, फिर टी के आगे, तो ये जो स्टिकी एंड्स है सिंगल स्ट्रैंडेड भी हैं, single stranded but complementary ends are called sticky ends। क्यों? Because they can bind by complementary base pairing। क्योंकि अब ये बेस जैसे ये आमने सामने आएंगे अगेन, ये आपस में फिर पेयरिंग कर लेंगे, they therefore facilitate the insertion of foreign DNA into vector DNA। इसका मतलब ये है कि इस वजह से, क्योंकि इनके एंड्स एक्सपोज्ड हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं फॉरेन डीएनए को। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं ना कि ये अब ये वेक्टर समझे, अब ये वेक्टर के तौर पर, वेक्टर वही चीज़ होती है ना कि जो कैरियर के तौर पर काम कर रहा होता है, तो इसके अंदर आकर जैसे ही फॉरेन डीएनए आके अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ आके मिल जाएगा, तो इस तरीके से फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन आके अटैच हो सकती होती है वेक्टर के अंदर। और इसी वेक्टर को जब हम फिर किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में डालते हैं, तो वहाँ पर ये जो जीन्स होते हैं दोनों, फॉरेन डीएनए भी और जो होस्ट का डीएनए भी, ये एक्सप्रेस करते हैं, अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम काम करता है। अच्छा, अब वेक्टर क्या होता है, इस डायग्राम से आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ जाएंगे। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, और व्हाट इज मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। अभी तक हमने जो डायग्राम अभी तक पढ़ी है, अभी मैं आपको दोबारा यहाँ से समझा देती हूँ। जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है, ये आपने ह्यूमन डीएनए उसमें से सेपरेट कर लिया, ठीक है। आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने क्या किया, डिजीज डीएनए, ठीक है, आपने ये वाला जो ये ले लिया, सॉरी डिजीज नहीं, क्लीव्स डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा उससे आपने कट कर लिया ये इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन, यानी कि वो जीन जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपने वो जीन वहां से सेपरेट कर लिया। अब ये है जी जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरी बात समझ आ रही है? जीन ऑफ इंटरेस्ट Yes, यहाँ पर ma'am. कौन सी है? दिस इज इंसुलिन जीन। फिर आपने एक बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड यहाँ पर एज अ कैरियर या वेक्टर के तौर पर काम करेगा। इसी तरीके से प्लाज्मिड को भी आपने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। फिर आपने ये जो इंसुलिन जीन थी उसको लाकर इसके अंदर आके आपने इंसर्ट कर दिया। डीएनए लाइगेज, लाइगेज का काम क्या होता है? लगा देना, यानी कि जोड़ देना। इट लाइगेज सील्स द ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड विच हैव आइडेंटिकल स्टिकी एंड। तो ये जो स्टिकी एंड्स बन जाते हैं ये दोनों डीएनए, जरा ये भी प्लाज्मिड भी क्या होता है, प्लाज्मिड भी तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है ना बैक्टीरिया के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये भी इंसुलिन जीन है, ये दोनों जाकर मिल जाते हैं। इट विल क्रिएट रिकम्बिनेंट डीएनए या एक मिक्सचर बन जाता है। इसी प्लाज्मिड को नाउ इट कंटेन्स फॉरेन जीन, ये इसको आप अगेन बैक्टीरिया के अंदर वापस रख देते हैं। होस्ट सेल टेक्स अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड इसके अंदर आ गया। अब क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, तो जितनी भी इसकी कॉपीज बनेंगी तमाम की तमाम कॉपीज में ये वाला प्लाज्मिड प्लस ह्यूमन जीन, देखिए प्लाज्मिड प्लस ह्यूमन जीन ये बनता चला जाएगा। अब दो रिजल्ट सामने से या तो ले सकते हैं कि एक रिजल्ट तो ये है कि जो ह्यूमन जीन है ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ से इंसुलिन को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, इसको एज ए मेडिसिन यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से ये जो बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपीज लेते जाएं और फिर हर एक बैक्टीरिया से ये जो जीन है इसी की कॉपीज सेपरेट कर लें। क्लोन्ड इंसुलिन जीन कैन भी, तो आप जीन की कॉपी भी ले सकते हैं, आप जीन को फिर यहाँ से एक्सप्रेस, जब ये जीन अपना इफेक्ट शो करेगा इस तरीके से आप इंसुलिन की प्रोडक्ट को भी वहां से ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बस कैरियर के हवाले से, अब यहाँ पर कैरियर क्या था? प्लाज्मिड है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हमारे पास टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, प्लाज्मिड कितनी तरह के हैं, अब हम इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगिंस बाय सिलेक्टिंग अ वेक्टर। सबसे पहले हमने वेक्टर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, कि किस वेक्टर में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है, ठीक है। द मीन्स बाय विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड
into the host cell। देखिए ना, आप वेक्टर को ही तो होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। वेक्टर को ही आपने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, ऐसे ही है ना, वेक्टर को ही आपने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया और फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आपने होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा, वन कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर इज प्लाज्मिड। ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर न्यूक्लियस हो सकता है या वेक्टर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है या वेक्टर आपका, तो ये वेक्टर आपका कॉमन जो वेक्टर टाइप है दैट इज प्लाज्मिड। Plasmids were discovered by studying the sex life of intestinal bacterium E. coli। Escherichia coli यानी कि जो बैक्टीरिया है ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो उसकी स्टडी करने के दौरान ये वाले प्लाज्मिड्स उसके अंदर से स्टडी किए गए। प्लाज्मिड्स क्या चीज़ है, ये इनकी डेफिनेशन है, नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमोजोम यानी कि जो डीएनए के हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं उनके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होता है तो इस शेप में सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, विच कैरी द जीन्स फॉर। अब आप अगर इसको के बारे में थोड़ा सा मजीद स्टडी करना चाहें तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक में जो बैक्टीरिया का चैप्टर था उसमें प्लाज्मिड के टॉपिक पे डिटेल है कि ये क्या चीज़ हैं, इसके ऊपर कौन से जीन्स होते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं इनके ऊपर दैट आर फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये अपने अंदर वो वाले जीन्स रखते हैं दैट जीन्स हेल्प देम टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो भी हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक लेते हैं तो उस एंटीबायोटिक को डैमेज करने के लिए, फिर इन बैक्टीरिया को मजीद सपोर्ट ये पावरफुल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाले जीन्स यहाँ पर प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं। एंड फर्टिलिटी आल्सो, यानी कि इनकी अपनी रेप्लिकेशन के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो जीन्स होते हैं, दो तरह के जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के और फर्टिलिटी के इस जगह पर पाए जाते हैं। वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड अर्लियर, पहला जो प्लाज्मिड था दैट वाज PSC101, इसके ऊपर था एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन। और कौन सी एंटीबायोटिक थी? टेट्रासाइक्लिन। एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक वो होती है ना जो हम ये एंटी कैप्सूल्स वगैरह खाते हैं, गला खराब हो गया, फ्लू वगैरह में। फिर उसके बाद दूसरी हमारे पास प्लाज्मिड कौन सा आया? PBR322। इसके ऊपर कौन कौन सी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन्स हैं? फॉर टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पीसिलिन, यानी कि ये इतने स्ट्रॉन्ग प्लाज्मिड हैं कि इसके ऊपर दो तरह की जीन्स पाई जाती हैं। ये देखें ना कितनी मजे की बात है कि बैक्टीरिया को हम मारते हैं एंटीबायोटिक से, लेकिन इन्हीं बैक्टीरिया के अपने अंदर ऐसी जीन्स भी पाई जाती हैं कि जो इन्हीं एंटीबायोटिक को खत्म कर सकती होती हैं, मतलब उसको रेजिस्टेंस देती हैं बैक्टीरिया को। सो इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टेट्रासाइक्लिन, बस ये बात यहाँ तक काफ़ी है। आपने इस टॉपिक को यहीं तक ही तैयार करना है कि पहला जो प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ दैट वाज PSC101, उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है। और जो दूसरा प्लाज्मिड है PBR, देखो ना, प्लाज्मिड फॉर पी, और इसके ऊपर ये जो BR और SC है दीज आर फॉर स्पेसिफिक, इनकी अपनी को आइडेंटिफिकेशन के लिए टर्म्स हैं। तो ये जो BR है इसके ऊपर दो तरह की रेजिस्टेंट जीन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन। क्लियर हो गया ये टॉपिक? मॉलिक्यूलर कैरियर, वेक्टर्स, प्लाज्मिड के हवाले से जो भी आज हमने पढ़ा, सिंपल है? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये अगला टॉपिक भी इसी जो पिक्चर के ही रेलेवेंट है। सो दिस इज रिकम्बिनेंट डीएनए। ये जो आपने ये डीएनए बना लिया, मिक्सर बना लिया, ठीक है। इसी में एक ही टर्म बस नहीं है यहाँ पर, काइमेरिक डीएनए, इसी का ही दूसरा नाम है, यानी कि जब आपने होस्ट डीएनए के अंदर फॉरेन जीन ट्रांसफर कर दी। सो दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये भी प्रोसेस ही है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन रिकम्बिनेंट डीएनए और गिव द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके बनाने के लिए प्लाज्मिड इज कट विद द सेम एंजाइम विच वाज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने जिस एंजाइम से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा, सेपरेट किया, उसी एंजाइम से आप प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। ठीक है, ये बात पहला स्टेप समझ आ गया? आपने जिस एंजाइम से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया, उसी एंजाइम से आप अपना ये प्लाज्मिड कट करेंगे। जी समझ आ गया ये पॉइंट? Yes, ma'am. अब अगले पॉइंट पे क्या होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इज देन ज्वाइंड विद द स्टिकी एंड्स। आपने स्टिकी एंड्स पीछे देखे थे ना, वहां पर ज़ाहिर है कटिंग के आपने यहाँ पर ये स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। तो इस डीएनए को यहाँ पर लाकर इसको जोड़ा जाता है
produced after cutting the plasmid with the help of another special enzyme known as DNA ligase. DNA ligase अब उसको जो ये दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लेके आ रहे हैं इसको यहाँ पर लाकर जोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पर DNA ligase लिखा हुआ है, DNA ligase उसको जाकर यहाँ पर जोड़ देता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि लाइगेज का काम क्या होता है, लगा देना मीन्स कि जोड़ देना। दिस एंजाइम सील्स द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द वेक्टर। जोड़ने के लिए, सीलिंग के लिए यह क्या, किसका रोल है, डीएनए लाइगेज का। अब इसमें देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मटेरियल आ गया। नाउ द टू डिफरेंट पीसेस ऑफ द डीएनए हैज बीन जॉइंड टुगेदर व्हिच इज नाउ नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। इसको आप कहते हैं, नाम दिया आपने इसको रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ आ गई है? यस मैम। आज आप लोगों ने इसको याद करके और लिख के मुझे भेजना है, ठीक है। इस चैप्टर की मुझे डेली की डेली रिटर्न रिपोर्ट चाहिए। ओके, ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज। और ये ग्रुप में सेंड करना है मुझे, दोनों ने। अल्लाह हाफिज।